आज सुनिए बहुचर्चित एवं प्रतिष्ठित वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी हुई कहानी घुटन। साहित्य उन्हें विरासत में मिला। फ़ारसी भाषा साहित्य में एमए, जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ वर्ष अध्यापन, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, पश्तो, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान उनकी विशेषताएं हैं। वो ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व संस्कृति विषयों की विशेषज्ञ हैं। नासिरा शर्मा जी के ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के राजनीतिज्ञों तथा प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साथ साक्षात्कार बहुचर्चित हुए। सृजनात्मक लेखन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने बहुत अहम काम किया है। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी घुटन, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह ही सुबह खबर मिली कि मेहरू मर गई। रात को दर्द जलन को झेलती हुई सारी बेड़ियों को एकाएक तोड़कर आज़ाद हो गई। खबर देने वाले ने जनाजा उठने का कोई वक्त नहीं बताया था। इतना ज़रूर कहा था कि अस्पताल से लाश मिलने पर ही कुछ हो पाएगा। कसैले धुओं की परतों में दिल डूब गया। मेहरू मेरी दोस्त नहीं मगर एक पुच्छी मुलाकाती थी। परसों ही तो मिली थी। मिलते वही पुराना शिकवा, आपने तो आना ही छोड़ दिया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस बीच कई बार बाहर जाना पड़ा, फुर्सत नहीं मिली। तुम आना, अभी चलो ना, घर पास में है, कॉफ़ी पीकर जाना। मैंने तपाक से कहा, नहीं अभी जाने दीजिए, फिर हाजिर होंगे। काफ़ी देर से निकले हुए हैं। उसके पति सुहेल ने माफ़ी मांगते हुए कंधे पर सर टिकाए बेटे की ऊनी टोपी ठीक करते हुए कहा, आइएगा। उसने चेहरा तिरछा करके चलते हुए कहा, ज़रूर ज़रूर, मैंने हंसते हुए कहा और यूनिवर्सिटी बस उसको मुझसे दूर ले गई। खिड़की से हंसता चेहरा और हवा में हिलता हाथ मेरी याद में फ्रेम में लगी तस्वीर की तरह जम गए। यूनिवर्सिटी कैंपस के नव निर्माण के कारण धीरे धीरे करके स्टाफ किराए की बिल्डिंग से ऊपर विश्वविद्यालय परिसर में बने मकानों में शिफ्ट होने लगा था। उन्हीं में से एक मैं भी थी। पहाड़ियों को काट कर रास्ता बनाया गया था जिस पर हम या तो पैदल पुराने कैंपस विभाग और बाज़ार आने के लिए जाते या फिर मिनी बस हमको कभी कभी शहर ले जाती और ले आती थी, जिसके कारण मिलना मिलाना कम हो गया था। सुहेल भी इस जाड़े में छोटे से बच्चे के संग किसी विद्यार्थी से मिलने आया होगा जो नए बने हॉस्टल में शिफ्ट हुआ होगा। विश्वविद्यालय तो ऐसी जगह है जहाँ पर हर स्थान से आए विद्यार्थियों का संगम स्थल होता है। सुहेल और महरूक भी नेपाल से आए थे। सुहेल अपने पीएचडी के काम में दिन भर व्यस्त रहता और महरूक मेरिट हॉस्टल में अपने 2 कमरों में गृहस्थी जमा सारे दिन आसपास वालों से मिलती मिलाती रहती थी। 2 दिन पहले की छोटी सी मुलाकात थी। आज वो खुद सदा के लिए चली गई। दिल को सख्त कर अंदर से उठने वाले ख्यालों को समझाने लगी। ये दुनिया का कायदा है। मौत, जिंदगी, मरना, जीना, दुख, सुख, समझदारी इसी में है कि इनमें हम समझौता कर लें। अभी 2 माह पहले ही तो जवान भाई को खोया है। दिल को किसी कल करार ना था। बड़ी मुश्किल से अपने को समझाया है। अब फिर से अपने ऊपर गम नहीं छाने दूंगी। आखिर गम मनाने के साथ ज़िंदगी में दूसरी जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ती हैं। गम से उबरने का एक ही ज़रिया है ढेरों कामों में अपने को उलझाए रखना। मैं बिना किसी कारण के मेज़ की सफाई में लग गई। चंद दिनों पहले का आया ड्रामे का पास हाथ लग गया। तारीख आज की थी। ड्रामा देखने का मन बना। मैंने कार्ड अलग रख दिया। अभी 6:30 बजे हैं। बच्चों के साथ उनके खेल में लग गई। फिर गम से 2-3 घंटे के करार के लिए आईने के सामने बैठ गई। सोचा जाते हुए आधे घंटे के लिए महरूक के घर हो लूँगी। रास्ते में ही तो उसका क्वार्टर पड़ता है। मेरे ज़्यादा देर तक ठहरने या न ठहरने की अहमियत क्या है? क्या फ़र्क पड़ेगा इन बातों का अब जब महरूक उठकर मेरा स्वागत सदा की तरह नहीं कर पाएगी? शायद उसके माँ बाप भाई भी नेपाल से पहुंच चुके होंगे तब तक। इन बातों से उलझी जाने किस बात से अपने को बहलाना चाह रही थी। शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ी के उस पार छुप गया था। मैं पैदल ही महरूक के घर की तरफ चल पड़ी जो मुझसे आधा किलोमीटर की दूरी पर था। कीकर के पेड़ों की कतारें खामोश थीं जिनसे गुजरती हुई मैं महरूक के क्वार्टर के पास जाकर खड़ी हो गई। मेरी उम्मीद के खिलाफ वहाँ सन्नाटा छाया था। मौत का कोई आसार वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। दिल में सवाल उठा, महरूक तो मिलनसार थी,
सोचती हुई अंदर कमरे में दाखिल हुई। महरूक का मुर्दा जिस्म बर्फ की सिल पर रखा था। हंसमुख महरूक सफ़ेद चादर से ढकी लेटी थी। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला था, जहाँ पर सुहेल बेहाल सा कुर्सी पर पड़ा था। केवल 2 दोस्त दाएं बाएं खड़े उसको दिलासा दे रहे थे। यह दृश्य देख धक्का सा लगा। सच है, परदेश में मौत भी कितनी सूनी होती है। पड़ोस के घर में कुछ औरतें दिखाई पड़ीं। अकेली महरूक को कमरे में छोड़कर मैं भी उस तरफ बढ़ी ताकि कुछ मालूम कर सकूं। ये टाइप 4 के लिए बने मकान थे। 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 किचन, सामने छोटा सा चबूतरानुमा दालान। मैं आगे बढ़ी। आवाज़ें बाहर तक सुनाई पड़ रही थीं। कुछ पल मैं वहीं खड़ी रह गई। काफ़ी देर से वो अपने बेटे का नाम लेकर पुकार रही थी। फिर एकाएक बचाओ बचाओ की धीमी आवाज़ कान में पड़ी। तब मैं अपने को रोक नहीं पाई और भागकर उसके घर की तरफ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। खुली खिड़की का पर्दा हटाकर अंदर झांका तो बेबस सी मैं भी मदद के लिए चिल्लाने लगी। तुम तो बहन डर गई होगी। कोई आया तुम्हारी पुकार सुनकर? हाँ, लोग जमा होने लगे। लंच टाइम था, लोगों का आना जाना जारी था। सलाखों से निकलता धुआं देखकर मदद को आए लोग दरवाज़ा तोड़ने पर राज़ी नहीं हुए कि ये तो पुलिस केस है। हाँ, बुरे वक्त से खुदा बचाए। फिर तुमने क्या किया? करती क्या, मजबूर होकर सुहेल को बुलाने उसके विभाग की तरफ भागी। हाय बेचारा, कैसा घबरा गया होगा। अब पछताए से का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। सुखी होती तो जलकर क्यों मरती। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। जब घर में गैस मौजूद है फिर इतना ढेर सा मिट्टी का तेल आया कहाँ से? कुछ देर पहले ही तो सुहेल खाना खाकर निकला था। ऊपर से तो सब ठीक ठाक ही लगे था, मगर अंदर जाने क्या खिचड़ी पके थी। अंतर्यामी तो ऊपर वाला है। अरे सुलगने वाला रोशनी नहीं देता है। पति पत्नी के बीच तो छुटपुट कहासुनी हो ही जाती है। मैं तो कहूँगी कि महरूक ने मरकर गलती की जो इस मुए सुहेल को गुलछर्रे उड़ाने के लिए छोड़ दिया। अब देखना जल्दी दूसरी ले आएगा। भगवान जाने, मैं तो पड़ोस में हूँ, कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ तो सुनी नहीं। अरे सुषमा, अंदर की बातें तुम क्या जानो। फिर तुम तो बुरे को भी अच्छा कहने वालों में से हो, मगर दुनिया की आंखें हैं। मुझे जाने क्यों आखिरी बात पर गुस्सा आ गया। गुस्सा तो इस बात पर भी था कि सब चैन से गप्पे मार रही हैं और उधर बेचारी महरूक अकेले पड़ी है। मैं अंदर कमरे में जाकर बिना सोचे समझे उन पर बरस पड़ी। आप लोग कैसी फिजूल बातें कर रही हैं। इत्तेफाक है, दुर्घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है। हाँ, क्यों नहीं। गैस खत्म हो जाती है तो मिट्टी के तेल का स्टोव ही तो जलाना पड़ता है। मेरी फटकार सुनकर औरतें चौंक पड़ीं। इनको बताया कि मरने से पहले पुलिस महरूक का बयान ले चुकी थी, सुषमा ने धीरे से कहा। बड़े अफसोस की बात है कि बजाय सुहेल से हमदर्दी के आप लोग यहाँ बैठकर राई का पहाड़ बना रही हैं। वर्मा की पत्नी सुषमा कुछ घबरा सी गई। उसी के घर में सब जमा थीं। उसने सामने रखी कुर्सी मेरी तरफ बढ़ाई। मेरे तेज स्वर से औरतें चुप तो हो गई थीं, मगर उनकी आंखों में शक के बादल घिरे हुए थे जो खुलकर बरसना चाह रहे थे। तभी वर्मा जी, जो चपरासी थे, कमरे में घुसे, मगर मुझे देख और नमस्ते कर किचन की तरफ चले गए। जल्दी से चाय बना दो, लोग सर्दी में बाहर खड़े हैं। कितने होंगे? होंगे 20-25। यहाँ ना चाय की पत्ती है ना शक्कर जो इतनी प्याली चाय बन सके। तुमसे सुबह से कह रही थी कि तुम भी अजीब हो। लो पकड़ो नोट और किसी छोरे को भेज कर मंगवा लो। जरा ठहरो, नाश्ते के लिए भी कुछ देते जाओ। देख नहीं रहे हो क्या, रजिस्ट्रार साहब की श्रीमती जी आई हैं, क्या उनके आगे खाली चाय रखूँगी? कहती तो ठीक हो, इज्जत का मामला है। रुपए थमाए वर्मा ने। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, वो तो महरूक के कारण इधर निकल आई, वरना तो। हाँ सुनो तो, ये रखो अपना हार। सुनार ने रहन रखने से इनकार कर दिया। बोला 2-3 सोने के मोती हैं, 30 रुपया दे सकता हूँ। 300 की बात तो सपने की है। सोना तो खरा है, मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया है। ले तो लिया है, मगर अदा कहाँ से होगा? ऊपर वाले ने चाहा तो सब हो जाएगा। इन परदेसियों की मदद भी तो करनी है। क्या लाश को सड़ने के लिए पड़ी रहने दूँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, रमेश को अंदर भेजते जाना। मेरे ना चाहते हुए भी किचन की सारी फुसफुसाहट मेरे कानों में भर गई। क्वार्टर ही कितना बड़ा था। जाने क्यों मुझे महरूक की तन्हाई कचोटने लगी।
अंदर कुछ पिघलने लगा। बहुत देर से गम को भगाने की जद्दोजहद बांध की तरह टूट गई और मैं वर्तमान में डूब गई। बाहर निकली। चारों तरफ कबूतरों के काबू की तरह मकान थे। उन मकानों से काम करते हुए एक नज़र लोग बाहर भी डाल लेते थे। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य के साथ हल्की नफरत का भी पुट था कि इस घर की औरत ने अपने को आग लगाकर जान दी है, इसलिए इसका पति हमदर्दी का नहीं घृणा का पात्र है। अगर वो बुरा ना होता तो एक औरत अपने बच्चों को छोड़कर मरने की हिम्मत जुटा पाती। इस विचार के कारण बहुत कम लोग सुहेल के क्वार्टर की ओर आए थे। जो थे भी वो विभाग और विद्यार्थी थे। जो परिवार आए थे वो मसालेदार बातें चटकारे ले लेकर कर रहे थे। वर्मा जी साइकिल पर एक औरत को बिठाए आए और उसको सुहेल के घर के पास उतार कर फिर चले गए और मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर चले गए। मैं लज्जित सी महरू के सिरहाने जाकर खड़ी हो गई। पानी की असंख्य धाराएं इस जाड़े में भी पिघलकर कमरे के फर्श पर डेल्टा सा बना रही थीं। माँ बाप की इकलौती बेटी महरूक सुंदरता में बेजोड़ थी। उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर मैं उसकी तरफ खींची थी। सफ़ेद रंग के मैदे में जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ियों को गूंथ दिया हो। सुर्ख सफ़ेद मक्खन की तरह चिकना रंग, उस पर बड़ी बड़ी नशीली आँखें और मनोहर मुस्कान वाली महरूक पर आज तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। इस बाबत मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। किस किस की ज़बान बंद करूँ, किस किस को डांटूँ, कहाँ कहाँ सफाई देती फिरूँ कि महरूक का पति सुहेल उसका दीवाना था। मुझे क्षमा करना महरू। शाम ढलकर अंधेरे में डूब गई थी। महरूक के माँ बाप अभी पहुँचे नहीं थे। मैं अगरबत्ती लेने कमरे में बाहर निकली। इतने जाड़े में भी वर्मा पसीने में डूबे खड़े थे। कहीं से मौलवी को पकड़ लाए थे और तकियादार की मुट्ठी गर्म कर कहीं कब्र के लिए जगह का इंतज़ाम भी कराए थे। अब परेशानी थी कि लाश यहाँ से जाए कैसे। कब्रिस्तान काफ़ी दूर था। नीली मिनी बस का ड्राइवर कहीं गया हुआ था। आबादी से दूर बसी इस यूनिवर्सिटी में इस समय स्टाफ के अलावा दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा काश मेरे पति मुंबई न गए होते तो इस समय कोई ना कोई इंतज़ाम वो करते। यही सब बातें सोचती हुई मैं अगरबत्ती लेने वर्मा के घर की तरफ बढ़ी। तुम लोगों में से कौन मेरा हाथ बटाएगा, बोलो। बुढ़िया हज्जिन वर्मा के घर जमा औरतों से पूछ रही थी। राशे से उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। सारी औरतें आंखें झुकाए खामोश रहीं। उनके चेहरे पर भय था। लाश जली हुई थी, खस्ता थी, ऊपर से पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से आई थी। सब जानती थी कि अकेले लाश का कफन दफन करना इस बूढ़ी हज्जिन के बस की बात नहीं है। जवाब दो, सवाब का काम है, बेचारी परदेसिन है। हज्जिन के दोबारा पूछने पर सबने चोर नज़रों से एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को कोहनी मारती हुई इशारे में कुछ तय करके उठती हुई बोली, सलीम के अब्बा आ गए होंगे, मैं चलती हूँ। रुको तो सही नफीसा की अम्मा, मैं अंगीठी पर दाल चढ़ा कर आई थी, जाने जली या बची। मैं भी चलती हूँ, घर में आटा नहीं था, बबलू पिसाने गया था, क्या पता आकर खड़ा ना हो, घर की चाबी मेरे पास है। रामू की माँ ठहरो, मैं भी चलती हूँ, आज मेरा व्रत है। सब एक एक करके चलती बनी। मेरे दिल में आया कि उन्हें रोक कर कहूँ कि अभी जाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी बुराई और कर लेती। तभी सुषमा की आवाज़ गूंजी, माता जी, अगर आप उचित समझें तो मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। मैंने चौंक कर संतोष को देखा जो झिझकती सी अटक अटक कर अपने गले में पड़ी काली माला को घुमाते हुए बोल रही थी। मैंने देखा काली पोत में 2-3 सुनहरे मोती थे। मेरे दिल में कुछ चटका। हाँ बेटी चलो, दिल साफ होना चाहिए, सभी अल्लाह के बंदे हैं, हज्जिन ने कांपती आवाज़ से कहा। उनके चेहरे पर गहरे इत्मीनान की परत जम गई थी। मैं खुद न हिंदू थी न मुसलमान, मगर हाँ कहीं पर वर्मा की पत्नी से कम जरूर थी। वर्मा हम लोगों के बीच से फिर शहर की तरफ भागे, लाश ले जाने के लिए किसी सवारी या ठेले का इंतज़ाम करने। अगरबत्ती के साथ हम तीनों महरूक के क्वार्टर की ओर लौटे। हज्जिन ने दुआ पढ़ते हुए महरूक के सर पर बंधी अस्पताल की चादर की गिरह खोलते हुए कहा, अरे बेटा ये तो नेपालिन है। हाँ माताजी, महरूक नेपाल से थी, वर्मा की पत्नी सुषमा ने थके स्वर में कहा। क्या विपदा पड़ी थी जो ऐसा काम किया इस बेचारी ने? हज्जिन ने धीमे से कहा। बहुत हंसमुख थी माताजी महरूक, हमारे लिए बिना कोई उपहार लाए वो कभी नेपाल से नहीं लौटती थी।
सौगंध दे देकर आवभगत करती थी। मैं तो खुद परेशान हूँ कि एकाएक ऐसा क्या घट गया जो अनहोनी हो गई, सुषमा ने भारी कंठ से कहा। सुषमा की बातों से मुझे उन अफवाहों की याद आ गई जो अब तक मेरे कानों में पड़ती रहती थी जब मैं नीचे कैंपस में नई नई आई थी। सुना था कि उधर की तरफ एक नेपाली मुसलमान रहती है जो अंडे और बेसन का गर्म हलवा बनाकर खूब अतिथियों का सत्कार करती है। जब नेपाल जाती है तो पड़ोसिनों की पड़ोसिनें तक सामान की सूची उसको थमा देती थी और वो सबका दिल रखने के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए लाती थी। आज सस्ते विदेशी वस्तुओं के खरीदारों का कहीं कोई पता नहीं था। कफनाने में घंटा भर लग गया। जब मैं बाहर निकली तो ठिठक कर रह गई। लैंप पोस्ट की दूधिया रोशनी में करीब 200 लोगों की भीड़ मेरे सामने खड़ी थी। सबके चेहरे उदास, मुरझाए हुए और सर झुके हुए थे। मैं हैरत से 2 पल वैसे ही खड़ी रही। समझ नहीं पा रही थी कि इन 3 घंटों में तो कोई आया नहीं। सबने वर्मा को निशाना बना लिया था कि पड़ोसी का कर्तव्य वही निभा सकता है, बाकी का तो कोई फ़र्ज़ है नहीं। मगर अब वो भी इस कड़कड़ाते जाड़े में इतनी रात को। मैं आगे बढ़ी, देखा भीड़ में वो लोग भी शामिल थे जो सुबह से शाम तक अपनी खिड़की से नज़ारा कर रहे थे। मैयत तैयार है? सवाल कानों से टकराया। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ी। बाएं हाथ को हमारी यूनिवर्सिटी के रेक्टर खड़े मुझसे पूछ रहे थे। मैंने धीरे से गर्दन हिलाकर जवाब दिया, जी। मेरे हाँ कहने पर सुहेल पछाड़ खाकर गिरा। उसको संभालने के लिए 10-12 लोग आगे बढ़े। भीड़ दरवाजे की तरफ इस तरह बढ़ी जैसे सबको एक साथ जनाजे को कांधा देना है। बाजी ले जाने वालों के रेले में मैं उस तंग दरवाजे के बीच फंस गई। पर्स छूट कर दूर जा गिरा था। मैं चीज़ें समेटने के लिए नीचे झुकी, ड्रामे का पास झाड़ कर अंदर रखा और एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। मैयत चली गई। यूनिवर्सिटी की बड़ी बस लोगों से भर गई। ट्रॉली में लाश और उसके साथ चंद लोग बैठ गए ताकि महरूब कब्रिस्तान के सफ़र तक अकेली न रह जाए। आगे जीप में सुहेल को संभाले दिलासा देते हुए वे अनजान लोग। नहीं, मैं गलत समझ रही हूँ। वो अनजाने नहीं बल्कि वर्मा की तरह सुहेल के पड़ोसी थे। बाकी भीड़ जो रेक्टर साहब के साथ आई थी उन्हीं के साथ बिखर गई। बाकी बची औरतें वे रेक्टर साहब की रहमदिली की तारीफ़ कर रही थीं। कितने रहमदिल, कितने अच्छे हैं हमारे रेक्टर साहब, सबसे बराबर से मिलते हैं, छोटे बड़े ख्याल नहीं। तभी तो देखो उनके आते ही बड़ी बस आ गई, वरना तो लाश उठती ही ना। बाहर चबूतरे पर उन औरतों के झुरमुट से कुछ ही दूर पर वर्मा की पत्नी सुषमा वर्मा के जख्मी टखनों को जो खून उगल रहे थे चिथड़े भिगो भिगो कर साफ कर रही थी। साइकिल का अगला पहिया टेढ़ा हो गया था। धूल से अठे बिखरे बालों के झरोकों में से आती हुई मैयत को देखती हुई वो आंखें जिनमें साथ न जा सकने की बेचारगी थी, उनका चेहरा देख न जाने क्या दरक गया और बहते आंसुओं को बिना पोछे मैंने ड्रामे का पास निकाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया। अभी आपने सुना मानवीय संवेदनाओं को उकेरती हुई नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी घुटन। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।